कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक हादसे से, जहां एक आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना एक छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो आदमी एक जलती हुई बिल्डिंग के ऊपर रस्सी से लटका हुआ था और उसके एक हाथ में वो बच्चा था। लेकिन तभी रस्सी में आग लग जाती है और देखते ही देखते रस्सी टूट जाती है। नीचे खड़े सभी लोगों को लगता है कि अब इन दोनों का बचना नामुमकिन है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी जमीन पर गिरता है। और हैरानी की बात ये थी कि न सिर्फ वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था, बल्कि उस आदमी को भी एक खरोंच तक नहीं आई थी। बच्चा तुरंत उठकर अपने परिवार के पास भाग जाता है, लेकिन वो आदमी वहीं खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो बच्चे से उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद लोग उसे देख ही नहीं पा रहे हों। और तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, किम। वो तुरंत पीछे मुड़ता है, जहाँ थोड़ी दूरी पर एक आदमी और एक लड़की खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो वो पहले से जानते हों कि अभी क्या होने वाला है। लेकिन तभी किम की नजर नीचे जाती है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे उसकी खुद की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब किम समझ चुका था वो, और जिस किम को हम अभी देख रहे हैं वो उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। अब वो दोनों रहस्यमयी लोग किम के पास आते हैं। उनमें से वो लड़की एक किताब जैसी चीज निकालती है और किम का रिकॉर्ड चेक करने लगती है। लेकिन रिकॉर्ड देखते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो हैरानी से कहती है, इम्पॉसिबल एक पैरागन सोल। दरअसल पैरागन सोल उन लोगों की आत्मा को कहा जाता था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया हो। ऐसी आत्माएं हजारों में सिर्फ एक होती थीं। फिर वो किम को बताती है कि अब उसे आफ्टर लाइफ के साथ ट्रायल्स से गुजरना होगा और ये सभी ट्रायल्स उसे 49 दिनों के अंदर पूरे करने होंगे। अगर वो इन ट्रायल्स में पास हो गया तो उसे दूसरा जीवन दिया जाएगा, यानी वो दोबारा इंसानों की दुनिया में जन्म ले सकेगा। लेकिन अगर वो किसी भी ट्रायल में फेल हुआ तो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए सजा दी जाएगी। ये सुनकर किम पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहता था। लेकिन तभी आसमान में एक विशाल पोर्टल खुलता है और अगले ही पल किम की आत्मा उस दूसरी दुनिया की तरफ खींची चली जाती है। अब किम पहुंच चुका था मौत के बाद की दुनिया में। चारों तरफ अजीब सी धुंध थी, हजारों आत्माएं लाइन में खड़ी थीं और हर तरफ डर और चीखों का माहौल था। लेकिन बाकी आत्माओं से अलग किम का स्वागत सम्मान के साथ किया जाता है, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक पैरागॉन था। अब यहाँ हमें उन 3 गार्डियन एंजल्स के बारे में पता चलता है जो किम को ट्रायल्स पार करवाने वाले थे। पहला था गैंगरिम, जो इन तीनों का लीडर था। दूसरा था हेवन मैक और तीसरी थी डियोक चून। इन तीनों का काम था अच्छी आत्माओं को ट्रायल्स से गुजरवाना, और अगर वो सफल हो जाए तो उन्हें रीबर्थ दिलवाना। लेकिन तभी किम को पहला ट्रायल फेस करना पड़ता है, जिसका नाम था हेल ऑफ मर्डर। यहाँ उन आत्माओं का फैसला होता था जिनकी वजह से किसी इंसान की मौत हुई हो। किम को एक विशाल कोर्ट रूम में ले जाया जाता है, जहाँ सामने बैठे थे गॉड ऑफ मर्डर। उनके आसपास जलता हुआ लावा था और उस लावे में लाखों आत्माएं दर्द से चीख रही थीं। वो नजारा इतना डरावना था कि किम की रूह तक कांप जाती है। तभी वहाँ मौजूद प्रोसिक्यूटर्स किम पर आरोप लगाते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले एक जलती हुई बिल्डिंग में किम का साथी फंस गया था और किम उसे बचाकर ला सकता था, लेकिन उसने अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा और उसका साथी वहीं मर गया। ये सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। प्रोसिक्यूटर गुस्से में चिल्लाता है, ये मर्डर है, इसे सीधे लावा हेल में फेंक दिया जाना चाहिए। लेकिन तभी गैंगरिम आगे आता है। वो कहता है, पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। और तभी उस रात का असली सच दिखाया जाता है। दरअसल किम अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर भारी मलबा गिर चुका था। किम उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तभी दूसरी तरफ से मदद की आवाज आती है। उसका साथी खुद उससे कहता है, मुझे छोड़ो, बाकी लोगों को बचाओ। और यही वो पल था जहाँ किम ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक नहीं बल्कि 8 लोगों की जान बचाई थी। लेकिन जब वो वापस अपने साथी को बचाने लौटा, तब तक पूरी बिल्डिंग गिर चुकी थी। अब कोर्ट को समझ आ चुका था कि किम ने किसी की हत्या नहीं की थी। उसने आखिरी पल तक लोगों को बचाने की कोशिश की थी। और इसी के साथ किम पहला ट्रायल पास कर लेता है। पहला ट्रायल पास करने के बाद किम को थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अब तीनों गार्डियन एंजल्स किम को लेकर अगले ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। चारों एक विशाल अंधेरी नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां हजारों टूटी हुई नावें बह रही थीं और आसमान पूरी तरह लाल रंग का दिखाई दे रहा था, जिसका नाम था हेल ऑफ इंडोलेंस, यानी कि आलस का नर्क। यहाँ उन लोगों का फैसला किया जाता था जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागे हों, या जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जी हो। नदी पार करते वक्त किम पहली बार गार्डियन से सवाल पूछता है। वो कहता है, तुम लोग मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तभी डियोक चून हल्का सा मुस्कुराती है और पहली बार उनके मिशन का सच सामने आता है। वो बताती है कि अगर ये तीनों 49 पैरागन सोल्स को सफलतापूर्वक रीबर्थ दिला दें तो उन्हें भी दोबारा इंसानों की दुनिया में जन्म लेने का मौका मिलेगा। और किम उनका 48वां केस था, यानी अब वो लोग अपने लक्ष्य से सिर्फ एक कदम दूर थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किम खुद रीबर्थ नहीं चाहता था। वो कहता है, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैंने अपनी जिंदगी में जो करना था वो कर लिया। लेकिन गैंगरिम उसे रोकते हुए कहता है, ये फैसला तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा फैसला सिर्फ किंग योमरा करेगा।
कुछ देर बाद चारों दूसरे ट्रायल के कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं। ये जगह पहली कोर्ट से भी ज्यादा अजीब थी। पूरा कोर्ट पानी के ऊपर बना हुआ था और नीचे गहरे समुद्र में हजारों आत्माएं डूब रही थीं। अब सामने आती हैं गॉडेस ऑफ इंडोलेंस। उनके सामने किम की पूरी जिंदगी दिखाई जाती है, कैसे वो दिन रात फायर फाइटर की नौकरी करता था, कैसे वो अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को बचाता था और कैसे उसने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। ये सब देखकर गॉडेस काफी प्रभावित होती है। लेकिन तभी प्रोसिक्यूटर एक नया आरोप सामने रखता है। वो कहता है किम ने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के पीछे भाग कर बिताई। उसने अपनी जिंदगी में आराम करना तक जरूरी नहीं समझा। वो लालची था। ये सुनते ही कोर्ट रूम का माहौल बदल जाता है और अगले ही पल किम जिस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वो टूटने लगता है। अब वो धीरे धीरे पीछे गहरे पानी में गिरने लगता है और नीचे भयानक समुद्री राक्षस उन आत्माओं को नोच रहे थे जो इस ट्रायल में फेल हो चुके थे। किम पहली बार सच में डर जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब उसका अंत तय है। लेकिन तभी हेवन मार्क और डियोक चून तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और गैंग रिम कोर्ट से कहता है, हाँ किम ने बहुत पैसे कमाए लेकिन अपने लिए नहीं। उसकी माँ बीमार थी, उसका छोटा भाई पढ़ना चाहता था और वो अकेला इंसान था जो उस परिवार को संभाल रहा था। अब किम की जिंदगी का दर्दनाक सच सामने आता है। कैसे वो खुद भूखा रहकर भी पैसे घर भेजता था, कैसे उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी और कैसे उसने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा तक नहीं। ये सब सुनकर गॉडेस की आंखों में भी नरमी आ जाती है। वो कहती है, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी हो उसे लालची नहीं कहा जा सकता। और इसी के साथ किम दूसरा ट्रायल भी पास कर लेता है। लेकिन जैसे ही चारों वहाँ से निकलते हैं उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ किम ही नहीं बल्कि इन तीनों गार्डियंस की किस्मत भी बदलने वाला था। दूसरा ट्रायल खत्म होने के बाद चारों अगले रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार माहौल पहले से अलग था। चारों तरफ घना अंधेरा था, जमीन पूरी तरह सूखी और फटी हुई थी और हवा में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये जगह थी हेल ऑफ डिसेंट, यानी धोखे और झूठ का नरक। लेकिन कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही अचानक उन पर हमला हो जाता है। काली परछाइयों जैसी कुछ आत्माएं तेजी से उनकी तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते पूरा रास्ता केओस में बदल जाता है। ये देखकर तीनों गार्डियंस भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गैंग रिम तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो कहता है कोई आत्मा बदला लेना चाहती है और उसका संबंध सीधे किम की दुनिया से है। अब गैंग रिम फैसला करता है कि उसे इंसानों की दुनिया में जाकर सच्चाई पता करनी होगी। वो बाकी दोनों गार्डियंस से कहता है किम को अगले ट्रायल तक लेकर जाओ, मैं अर्थ पर जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। और इतना कहकर गैंग रिम गायब हो जाता है। अब दूसरी तरफ हेवन मैक और डियोक चून किम को लेकर तीसरे ट्रायल में पहुंचते हैं। यहाँ किम पर एक ऐसा आरोप लगाया जाता है जिसने कोर्ट रूम को पूरी तरह चुप कर दिया। प्रोसिक्यूटर कहता है कि किम ने एक बच्चे से झूठ बोला था। दरअसल जिस साथी की फायर एक्सीडेंट में मौत हुई थी उसकी एक छोटी बेटी थी और अपने दोस्त की मौत के बाद किम कई सालों तक उस बच्ची को उसके पिता बनकर लेटर्स भेजता रहा। वो बच्ची यही सोचती रही कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो वो पूरी तरह टूट गई। अब प्रोसिक्यूटर गुस्से में कहता है झूठ चाहे किसी भी वजह से बोला जाए झूठ ही होता है। किम ने उस बच्ची को धोखा दिया। इतना सुनते ही जमीन से बेलों जैसी डरावनी जंजीरें निकलती हैं और किम को जकड़ लेती हैं। धीरे धीरे वो बेलें उसकी गर्दन और चेहरे के आसपास लिपटने लगती हैं। यह इस कोर्ट की सजा थी। जो झूठ बोलते थे उनकी जुबान काट दी जाती थी। अब पहली बार हेवन मक और डियोक चून के पास भी कोई जवाब नहीं था क्योंकि टेक्निकली किम ने झूठ बोला था। लेकिन तभी डियोक चून आगे आती है। वो कोर्ट से कहती है, हाँ किम ने झूठ बोला था लेकिन उस झूठ ने एक टूटे हुए परिवार को जीने की वजह दी। अब वो बताती है कि उन लेटर्स की वजह से वो बच्ची अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई। वो उम्मीद के साथ जीती रही। और सिर्फ वही नहीं, किम अपनी माँ को भी नकली लेटर्स भेजता था क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और वो नहीं चाहता था कि उनका दिल टूटे। उसने अपनी माँ से कहा था कि उसका भाई अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसकी शादी हो चुकी है और वो खुश है। असल में किम सिर्फ लोगों को दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके सारे झूठ अपने लिए नहीं थे, वो दूसरों को खुश रखने के लिए थे। कोर्ट रूम में फिर से सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल सोचने के बाद जज फैसला सुनाता है, अगर किसी झूठ के पीछे स्वार्थ ना हो तो उसे पाप नहीं कहा जा सकता। और इसी के साथ किम तीसरा ट्रायल भी पास कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अर्थ पर गैंग रिम एक ऐसे सच के करीब पहुंच चुका था जो किम की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्योंकि जिस आत्मा ने उन पर हमला करवाया था वो कोई और नहीं बल्कि किम का अपना छोटा भाई था। अब कहानी दो अलग अलग दुनियाओं में एक साथ आगे बढ़ती है। एक तरफ किम मौत की दुनिया में अपने ट्रायल्स लड़ रहा था और दूसरी तरफ अर्थ पर गैंग रिम किम के छोटे भाई की मौत का सच खोज रहा था। गैंग रिम आखिरकार किम के घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि किम की माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन किम का छोटा भाई किम सू होंग कुछ ही दिनों पहले रहस्यमयी तरीके से मर चुका है। अब गैंग रिम उसकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर अपनी शक्तियों से उसकी आत्मा को बुलाता है। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहता है, लेकिन तभी अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगती हैं। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है और अगले ही पल सुहोंग की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। लेकिन वो एक सामान्य आत्मा नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। गैंग रिम उससे पूछता है, तुम्हारी मौत कैसे हुई और तुम आफ्टर लाइफ में जाने से इनकार क्यों कर रहे हो? लेकिन जवाब देने के बजाय सू होंग अचानक वहाँ से भाग जाता है। गैंग रिम
तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन वो आत्मा किसी भी कीमत पर उसके हाथ नहीं आ रही थी। अब गैंग रिम अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और सुहोंग की मौत का अतीत देखने लगता है, और यहीं से सामने आता है पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग सच। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुहोंग मिलिट्री सर्विस कर रहा था। वो अपने एक दोस्त के साथ था और दोनों आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी गलती से उसके दोस्त की गन चल जाती है। गोली सीधे सुहोंग को लगती है। उसका दोस्त डर जाता है और तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाने भागता है, लेकिन जब तक वो लोग वापस आते हैं सुहोंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब यहाँ इंसानियत दिखाने के बजाय वो सीनियर ऑफिसर कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहता है, अगर ये बात बाहर गई तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, इसलिए इस बॉडी को गायब करना होगा। ये सुनकर उसका दोस्त भी डर जाता है और फिर दोनों मिलकर सुहोंग को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि उस समय सुहोंग अभी भी जिंदा था। वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने उसे जिंदा ही दफना दिया। ये सच देखकर गैंग रिम तक हिल जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि सुहोंग इतनी खतरनाक आत्मा क्यों बन चुका है। कुछ देर बाद गैंग रिम आखिरकार सुहोंग को ढूंढ लेता है। वो उसे एक बिल्डिंग की छत पर रोकता है, लेकिन सुहोंग गुस्से में कहता है, मैं किसी आफ्टर लाइफ में नहीं जाऊंगा, पहले मैं उन लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे जिंदा दफनाया था। फिर वो गुस्से में किम का नाम लेता है। और कौन सा भाई? वो भाई जिसने हमें 15 साल पहले छोड़ दिया था। मैं उसे अपना भाई नहीं मानता। ये सुनकर पहली बार गैंग रिम पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि किम के परिवार में जितना प्यार था उतना ही गहरा दर्द भी छिपा हुआ था। लेकिन तभी गैंग रिम को अपने इंसानी जीवन की कुछ टूटी हुई यादें आने लगती हैं, मानो सुहोंग की कहानी किसी तरह उसके अपने पास्ट से जुड़ी हुई हो। अब वो सुहोंग को शांत करने के लिए उसे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां उसका दोस्त अकेला बैठा था। वो लड़का बुरी तरह रो रहा था और शराब के नशे में खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे हर पल यही एहसास खाए जा रहा था कि उसने अपने दोस्त को मार दिया। ये देखकर सुहोंग का गुस्सा थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। तभी गैंग रिम कहता है, गलती और पाप में फर्क होता है। उसने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। लेकिन सुहोंग तुरंत जवाब देता है, पर जिसने मुझे जिंदा दफनाया उसका क्या? और यही सवाल अब पूरी कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ में किम अपने अगले ट्रायल्स के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि पहली बार तीनों गार्डियंस के चेहरों पर भी डर दिखाई दे रहा था। उन्हें एहसास हो चुका था कि किम का मामला साधारण नहीं है। अब किम को चौथे और पांचवें ट्रायल की तरफ ले जाया जाता है। ये थे हेल ऑन इनजस्टिस और हेल ऑन पेट्रोल। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इन दोनों कोर्ट्स में किम पर कोई ट्रायल चला ही नहीं, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जहां उसने किसी के साथ अन्याय किया हो या किसी अपने को धोखा दिया हो। यहाँ तक कि जजेस भी हैरान थे, क्योंकि हजारों सालों में बहुत कम आत्माएं ऐसी होती थीं जो इन दोनों हेल्स को बिना ट्रायल के पार कर जाए। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। अब किम पहुंचता है हेल ऑफ वायलेंस में। ये जगह बाकी सभी हेल्स से अलग थी। चारों तरफ जली हुई जमीन, खून जैसी लाल बारिश और दूर दूर तक दर्द से चीखती आत्माएं। यहाँ उन लोगों का फैसला होता था जिन्होंने किसी पर हिंसा की हो। शुरुआत में किम को लगता है कि शायद इस ट्रायल में भी वो आसानी से बच जाएगा, लेकिन तभी एक ऐसा आरोप सामने आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जज कहता है, तुमने अपने छोटे भाई को बेरहमी से पीटा था, जबकि वो उस समय बीमार था। ये सुनते ही किम का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि इस बार ये आरोप सच था। न किम के पास कोई सफाई थी और न ही हेवन मार्क और दियोक चून के पास। पूरा कोर्टरूम शांत हो जाता है। अब पहली बार किम की आंखों में डर दिखाई देता है, क्योंकि उसे अपने पास्ट की वो रात याद आ चुकी थी जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। जज गुस्से में फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी दियोक चून अचानक बोल पड़ती है, हम फाइनल ट्रायल तक फैसला रोकने की मांग करते हैं। ये सुनते ही पूरा कोर्टरूम हैरान रह जाता है, क्योंकि इसका मतलब था अगर फाइनल ट्रायल में किम दोषी साबित हुआ तो सिर्फ किम नहीं बल्कि तीनों गार्डियंस को भी सजा मिलेगी। अब ये मामला सिर्फ एक आत्मा का नहीं रहा था। तीनों गार्डियंस ने अपनी किस्मत भी किम के साथ जोड़ दी थी। जज कुछ पल सोचता है और फिर ट्रायल का फाइनल डिसीजन रोक दिया जाता है। लेकिन अब साफ था कि किम के अतीत में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उधर अर्थ पर गैंग रिम आखिरकार सुहोंग को समझाने में सफल हो जाता है। वो उसे उसकी माँ के पास लेकर जाता है। वहाँ सुहोंग अपनी बूढ़ी माँ को अकेले बैठे देखता है, जो अब भी अपने दोनों बेटों का इंतजार कर रही थी। उनके हाथ में वही नक्शा था जो सुहोंग के दोस्त ने उन्हें दिया था। उस नक्शे में उस जगह का निशान था जहाँ सुहोंग को दफनाया गया था। लेकिन तभी वहाँ वही सीनियर ऑफिसर पहुंच जाता है। जैसे ही वो नक्शा देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डर के मारे किम की माँ को धक्का दे देता है। ये देखकर सुहोंग का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। अचानक पूरे इलाके में तूफान आने लगता है, खिड़कियां टूटने लगती हैं, आसमान काला पड़ जाता है, क्योंकि अब सुहोंग एक बदला लेने वाली आत्मा बन चुका था। वो उस ऑफिसर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो आसमान की तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है उसका भाई किम, जो रेत में धीरे धीरे धंसता जा रहा था। दरअसल किम की आत्मा खतरे में थी, क्योंकि सुहोंग अभी भी नफरत और बदले में डूबा
हुआ था और उसने अपने भाई को माफ नहीं किया था। अब पहली बार सुहोंग के सामने दो रास्ते थे, या तो वो बदला ले या अपने भाई को बचाए। और यहीं से शुरू होने वाला था कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा। जब सुहोंग अपने भाई को रेत में धंसता हुआ देखता है तब पहली बार उसका गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अगर वो बदले की भावना में डूबा रहा तो उसका भाई हमेशा के लिए नरक में चला जाएगा। अब सुहोंग धीरे धीरे अपने भाई को माफ करने लगता है और जैसे ही उसके दिल से नफरत खत्म होती है, दूसरी दुनिया में किम का शरीर रेत में धंसना बंद हो जाता है। तभी अचानक जमीन जोर से कांपती है और रेगिस्तान के बीच एक विशाल दरवाजा खुलता है। गैंग रिम समझ जाता है कि फाइनल ट्रायल शुरू होने वाला है। अब किम को लेकर तीनों गार्डियंस किंग योमरा के दरबार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब किम अपने आखिरी ट्रायल की तरफ बढ़ रहा था। ये वही ट्रायल था जो तय करने वाला था कि उसे रिबर्थ मिलेगा या हमेशा के लिए नरक की सजा। चारों तरफ एक विशाल रेगिस्तान फैला हुआ था जहाँ तेज हवा के साथ रेत उड़ रही थी और उस वीरान रास्ते पर चलते हुए पहली बार डियोक चून किम से एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो धीरे से पूछती है, क्या तुमने सच में अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी? ये सुनते ही किम कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो धीरे से कहता है, हाँ, मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी। ये सुनकर डियोक चून और हेवन मार्क दोनों हैरान रह जाते हैं। अब किम अपने पास्ट का वो सच बताता है जो उसने जिंदगी भर किसी को नहीं बताया। वो कहता है कि 15 साल पहले उनका परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसका छोटा भाई लगातार बीमारियों से जूझ रहा था। हर दिन उनके लिए किसी नरक से कम नहीं था। किम अपनी माँ को तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख पा रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद मौत ही उन सब के दर्द का अंत है और इसी वजह से उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने सोचा पहले वो अपनी माँ को मार देगा, फिर अपने छोटे भाई को और आखिर में खुद भी मर जाएगा। ये कहते हुए किम की आवाज कांपने लगती है। वो बताता है कि उस रात जब उसने तकिए से अपनी माँ का दम घोंटने की कोशिश की तभी उसका छोटा भाई सू होंग जाग गया और उसने किम को रोक दिया। लेकिन उस समय किम पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से और दर्द में उसने अपने छोटे भाई को बुरी तरह पीट दिया, जबकि सू होंग उस वक्त खुद बीमार था। फिर अचानक किम रोने लगता है। वो कहता है, उस रात के बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, इसीलिए मैं घर छोड़कर चला गया और मैंने फैसला किया कि अब मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी माँ और भाई के लिए होगी। अब किम का पूरा सच सामने आ चुका था। वो इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। अब किम को किंग योमरा के सामने लाया जाता है। पूरी आफ्टर लाइफ में योमरा सबसे शक्तिशाली जज था। अगर उसने किसी आत्मा को दोषी मान लिया तो उसे कोई नहीं बचा सकता था। अब प्रोसिक्यूटर्स किम के सारे पाप गिनाने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप वही था, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। किम सिर झुकाकर खड़ा रहता है। इस बार वो खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करता। वो कहता है, मैं सजा का हकदार हूँ। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर किम पूरी तरह टूट जाता है। योमरा बताता है कि उस रात जब किम अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहा था तब उसकी माँ जाग रही थी। वो सब समझ चुकी थी और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उन्होंने खुद मरने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे उनका बोझ उठाते रहें। ये सुनते ही किम रो पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ आखिरी पल तक सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। अब तभी आफ्टर लाइफ में उसकी माँ की यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ किम कई साल बाद उनके सपने में उनसे मिलने आता है और पहली बार उनसे सच बोलता है। वो रोते हुए अपनी सारी गलतियां मान लेता है, लेकिन उसकी माँ सिर्फ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। ये सुनकर पूरा कोर्ट रूम शांत हो जाता है। अब योमरा कहता है, जिस इंसान को उसके अपने माफ कर दें उसे आफ्टर लाइफ सजा नहीं दे सकती। और तभी सू होंग भी अपने भाई को माफ कर देता है। अब किम के सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके थे। उसने 7 ट्रायल्स पास कर लिए थे। योमरा मुस्कुराते हुए कहता है, किम जा होंग, तुम्हें रिबर्थ दिया जाता है। ये सुनते ही तीनों गार्डियंस राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अब वो अपने लक्ष्य से सिर्फ एक कदम दूर थे। लेकिन तभी अर्थ पर सू होंग के हाथ में भी एक कार्ड दिखाई देता है, पैरागॉन कार्ड। यानी अब सू होंग भी एक पैरागन सोल बन चुका था और अब अगला मिशन उसी की आत्मा को 49 दिनों के अंदर ट्रायल से पार करवाना था। अगर गार्डियंस इसमें सफल हो जाते तो उन्हें भी आखिरकार रीबर्थ मिल जाता। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ इस कहानी का पहला भाग खत्म हो जाता है। अगर आपको ये इमोशनल और माइंड ब्लोइंग जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।